गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को विदित ही है कि हम लोग प्रवक्ता समवर्ग प्लस LT समवर्ग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए हम टीचिंग एप्टीट्यूड का भाग कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक कई चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तित्व क्या होता है इससे के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि आखिर मनुष्य के जीवन में व्यक्तित्व का क्या महत्व होता है। यदि मैं बात करूं व्यक्तित्व का, तो अंग्रेजी भाषा पर्सनालिटी शब्द जो प्राइमरीली लैटिन भाषा से ये शब्द का निर्माण हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं उसका अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है और उसे किस भाषा से लिया गया है उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। इसलिए हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, ना कहीं वो किसी न किसी लिपि से ली जाती है। ठीक है, यदि मैं व्यक्तित्व की बात करूँ, ठीक है, ये व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है तथा समाज का निर्माण को पूर्ण करता है। कहने का तात्पर्य है, जब कोई छात्र समाज का हिस्सा कब बनता है, जब उसको उसकी जो प्राथमिक पाठशाला है, उसके घर, उसका जो परिवार है, वहाँ से उसका निर्माण होता है। व्यक्तित्व देखिए, 5 साल तक का बच्चा अपने घर के ही अंतर्गत रहता है, अपने परिवार के संरक्षण में के अंतर्गत रहता है। उसके पश्चात वो विद्यालय या समाज के दायरे से जुड़ता है। यदि मैं बात करूं उससे पूर्व की जो अवस्था है बच्चे की, वो उसका परिवार है। परिवार से ही वो अच्छी बुरी चीज़ें सीखता है और किसी बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, ये बौद्धिक निर्माण होता है, तो उसके वो परिवार से ही होता है। परिवार क्योंकि प्राथमिक पाठशाला होती है जहाँ से बच्चे को दुनिया भर की जो चीज़ें हैं उसको समझना और उसको अनुसरण करने का एक कहीं ना कहीं परिवार उसको अनुसरण करवाता है और परिवार उसको कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश करता है, उसके अंदर संस्कार डालने की कोशिश करता है। उसको ये सिखाया जाता है कि लोगों से किस प्रकार से बातें किया जाता है और लोगों का किस प्रकार से आदर किया जाता है, और यहाँ तक कि जो चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें या रासायनिक चीज़ें और जितने भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से रूबरू परिवार कराता है और अच्छे बुरा जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से उसके सम्मुख से रखते हैं और उनमें अंतर भी परिवार कराता है। इसलिए एक व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है किसी व्यक्ति विशेष का, तो वह उसकी पाठशाला प्राथमिक होती है, परिवार, वहीं से उसका निर्माण होता है। साथ ही यदि मैं बात करूं, यदि जब बच्चे का पारिवारिक तौर पर निर्माण हो जाता है तो ऑब्वियसली है कि वो समाज का निर्माण स्वयं हो जाता है। यदि हम संस्कारी बच्चे, ये संस्कारी समाज में जो नई जनरेशन आ रही है उसको हम अच्छी तरीके से बना के समाज में भेजेंगे तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि समाज भी अच्छा समाज का निर्माण होगा। ठीक है, यदि अगले टॉपिक की बात करूं, प्राचीन काल में व्यक्तित्व तो शारीरिक रचना पर आधारित होता था। पहले ज़माने में क्या होता था, जिस प्रकार से यदि मैं बात करूं, इसमें ये जो पहला ज़माना को इसको मद्देनज़र जो रखा है उसमें क्या है, जैसे जिस प्रकार से हमारा मनुष्य जीवन का जो क्रम विकास है, यदि हम क्रम विकास को देखें, उसको मद्देनज़र रखते हुए अवलोकन करें, तो हमारे शरीर की बनावट कैसी है ये इस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमें समाज में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो संघर्ष को तब किया जा सकता है जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो, किसी अपने प्रतिद्वंदी को उसका अच्छी तरीके से उत्तर दे पाएँ। मान लीजिए पूर्व में जो हमारे प्राचीन काल में जो आदि मानव रहा करते थे, या इससे पूर्व की जो हमारे प्राचीन सभ्यता से रिलेटिव जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को देखें, तो उसमें क्या था, शारीरिक बनावट मजबूत थी, हष्ट पुष्ट थे, मसलों में काट थे, शरीर लंबा था, ठोडी चौड़ी थी, माथा लंबा था और बाल लंबे थे, और शरीर की ऐसी बनावट थी जिससे कि व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल भी कार्य आराम से कर लेता था। आज अगर हम प्राचीन समय की बात करें या आधुनिक समय की तुलना करें तो हमें आधुनिकता में सरलता दिखाई देती है। यदि प्राचीनता में जाएं तो वहाँ हमें कठिनाइयाँ महसूस होती है, क्योंकि परिश्रम वहाँ पर ज़्यादा था। इसलिए यदि जब हमारा परिश्रम होगा किसी व्यक्तित्व का, जब यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करेगा तो
स्वाभाविक है कि उसका शरीर की बनावट अलग होगी, शरीर से वह मजबूत होगा, शरीर की जो रचना पर जो आधारित होता है इसलिए होता था क्योंकि वह अपना जीवन को यापन करने के लिए ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ों को जुटा सके और एक समूह या परिवार का भरण पोषण कर सके। पहले मेन उद्देश्य क्या था? परिवार का भरण पोषण और खुद को इस दुनिया में स्थापित करना और साथ ही अपने जीवन का अस्तित्व को बचाना महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती थी यदि मैं व्यक्तित्व की बात करूं। और उसी के ही साथ अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक काल में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है। जब यदि मैं कहूँ आज के डेट में जब आधुनिक जो काल चल रहा है उसमें जब व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास कब होगा? मतलब जब व्यक्ति संपूर्ण रूप से सही डिसीजन ले सके, सही तरीके की बात कह सके, समाज में अपनी बातों को रख सके, समाज में अच्छाइयों की तरफ अपने आप को अग्रसर करे या किसी भी ऐसी चीज़ में जो प्रतिक्रिया करे जो हमारे लिए समाज के लिए ख़राब है उन चीज़ों का विरोध करे और सही चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और समाज में इम्प्लीमेंट करे। इससे क्या होगा? बौद्धिक विकास होगा, साथ ही जो व्यक्ति का संपूर्ण तौर से या भी परिवार का या सामाजिक तौर पर या स्वयं का पूर्ण तरीके से उसमें विकास होता है, यही सर्वांगीण विकास होता है। और यदि जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा तो हमारी आगे की पीढ़ी अच्छी स्वयं हो जाएगी, किसी प्रकार का करप्शन नहीं होगा। आज देखिए कि कहीं ना कहीं हम पे भी टूटी है, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों पे उस प्रकार के संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं जिससे कि हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा इस चीज़ को करने से गलत होगा, ये पैसा गलत तरीके से लेने से इस पैसे का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सही ईमानदारी से उस पैसे का वहन करना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए। आज कहीं ना कहीं आधुनिकता में ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही क्योंकि आज का इंसान पूर्ण रूप से अपने आप को आगे प्रेजेंट करना चाहता है, जो कि अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ ही वो बुरी चीज़ों में भी फंस जा रहा है और उस दलदल के कारण वह ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यदि इस जो आधुनिक काल में जो व्यक्ति का जो निर्माण हुआ था, यदि मैं कहूँ व्यक्तित्व का जो निर्माण की बात करूँ तो उसके संबंध में जो अलग अलग विद्वान हुए हैं, जो समाज के दृष्टिकोण से या अलग अलग जो विद्वान रहे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं व्यक्तित्व के जो निर्माण में, व्यक्तित्व का किस प्रकार से निर्माण होना चाहिए। और एक जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का जो पहला प्रयास होता है वो उसका परिवार होता है। इस संबंध में ऐसी कई बातें इन विद्वानों द्वारा समय समय पर कही गई हैं और उनको समाज में उसका अनुसरण भी हुआ है और समाज में वो बातें भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यदि मैं बात करूँ गिलफोर्ड, ये गिलफोर्ड अफ्रीकी क्षेत्र का उत्तरी पूर्वोत्तर भाग में जब इन्होंने देखा कि व्यक्तित्व का जो किस प्रकार से हनन हो रहा है, किस प्रकार से समाज का एक अलग दृष्टिकोण की तरफ जा रहा है, तो जब ये लंदन में थे, लंदन में तो इन्होंने एक बुक लिखी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनी टाइम करके एक बुक लिखी थी इन्होंने। तो उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि समाज का जो सही तरीके से नींव रखनी है तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति के चरित्र से ही समाज का निर्माण हो सकता है, देश का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये बात उन्होंने अपनी बुक पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट में ये बात कही है। अगर मैं बात कहूँ जो गिलफोर्ड द्वारा जो अपना जो सिद्धांत दिया गया है, जो उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वय रूप है। मतलब जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति का जो पूर्ण चरित्र होता है वो व्यक्तियों के गुण पर संभावित होता है। जिस प्रकार से हमारे गुण होंगे, जिस प्रकार से हमारा आचरण होगा, उस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व निर्माण होगा। यदि हम अच्छी चीज़ों की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों पे हम फोकस रख रहे हैं, तो हमारा व्यक्तित्व का जो गुण है वो अच्छाइयों का होगा, वो अच्छी बातों पे अच्छी तरीके से उसको हम अपने सम्मुख ला सकते हैं। और यदि मैं बात करूं हमारे अंदर बुराइयों का दौर आ रहा है या हम बुराइयों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो व्यक्तित्व का जो निर्माण होगा वो संभावित रूप से कहीं ना कहीं अलग दिशा की तरफ, विपरीत दिशा की तरफ वो अग्रसर हो जाएगा, अपने दिशा विहीन हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के जो शब्द थे
व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप से निर्माण करता है, यह अति सत्य बात है। अब बुटवर्थ भी एक वैज्ञानिक रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई में भी इन्होंने अपना बहुत योगदान है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। मतलब व्यक्तित्व जो व्यक्ति होता है उसका चरित्र किस प्रकार का है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, उससे उसका समग्र गुणों का निर्माण और उसकी परिपाटी को जीवित किया जा सकता है और उसको उसके अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। और अपने आप के जो गुण हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं, व्यक्तित्व के व्यवहार पे ये डिपेंड करता है। ठीक है। वाटसन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि उन्होंने किस प्रकार से इस चीज़ को देखते हैं। उन्होंने अपने नज़रिए से ये बात कही है, हम जो कुछ कहते हैं वही व्यक्तित्व है। मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी कही हुई बातों से रूबरू होता है और कहीं ना कहीं अपने बातों से मुखर जाता है। तो यही व्यक्तित्व का निर्माण है। व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है समाज में, किसी क्षेत्र के आगे अपने आप को किस प्रकार से पुट अप करता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। जो हम कहते हैं, जो हम कुछ करते हैं, अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये कौन है शब्द, हम या मैं, जो शब्द है पर्सनली एक व्यक्ति विशेष का होगा या हम हैं तो किसी व्यक्ति समूह का होगा। यदि पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें तो उसके अंतर्गत वाटसन द्वारा जो कहा गया है, हम जो कहते हैं, मगर हम क्या कह रहे हैं, समाज का व्यक्ति क्या कह रहा है, समाज का एक तबका क्या कह रहा है, व्यक्ति विशेष द्वारा क्या कहा जा रहा है, वही तो व्यक्ति का निर्माण है, वही तो व्यक्तित्व है। हम यदि मैं आपसे कुछ कहूँ तो वो क्या बोल रहा हूँ, उसका असर आप पे क्या हो रहा है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये महत्वपूर्ण बन जाती हैं और इसी से मेरा चरित्र का निर्माण होगा और यही इन्हीं बातों से मेरा व्यक्तित्व झलकता है। मैं किस प्रकार का हूँ, मेरा आचरण किस प्रकार का है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक ध्रुवी रूप से ध्रुवांकित करने का काम करती है। मतलब अपने आप को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अपनी पर्सनैलिटी को किस प्रकार से डेवलप करना है, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब बोरिंग के अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। मतलब हम समाज के एक ओर अपनी चीज़ों को रखते हैं और दूसरी ओर स्थायी समायोजन, मतलब समाज को प्लस अपने को जोड़ते हुए जो चीज़ें चल रही हैं, जो चलने की कोशिश कर रही हैं, उसी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम और हमारा समाज और हमारा राष्ट्र और हमारा संपूर्ण जो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, राष्ट्र के निर्माण में जो ये महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो वातावरण से। अब मेरा आसपास का वातावरण किस प्रकार से है, मेरा देश का वातावरण किस प्रकार से, मेरा राष्ट्र का वातावरण किस प्रकार से, उस प्रकार से राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्र किस प्रकार से अपने हितों के प्रति कार्य कर रहा है, व्यक्ति किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का निर्माण में सहयोग कर रहा है। ये वातावरण पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से वातावरण होगा, कहने का मतलब यह है भैया, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब अपनी प्रवृत्ति से विपरीत दिशा की तरफ जाने वाले लोग समाज के लिए घातक होते हैं और समाज में कहीं ना कहीं वो समाज का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं और ध्रुवीकरण करने में कहीं ना कहीं वो सफल हो जाता है। इसलिए ही ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति पूर्ण समाज का विद्रोही बन जाता है। जिस प्रकार से एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी को पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त पहुंचा दिया था, अपनी सोच अपनी विचारधारा के चलते हुए उसने वो चीज़ें कार्यों को किया और उसी के आधार पर उसने उसका परिणाम जो भुगता, अंततः उसका जो हनन हुआ, जो उसका दुर्दशा हुई, वो संपूर्ण संसार को पता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा वातावरण होगा और जो उसका सामान्य एवं स्थायी समायोजन होगा, वो संपूर्ण व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है और इन्हीं के मद्देनजर व्यक्ति का निर्माण होता है। ठीक है। अब वैलेंटाइन
द्वारा ये कहा गया है, व्यक्तित्व जन्मजात वह अर्जित प्रवृत्ति का योग है। मतलब व्यक्ति का जो जन्मजात, जो व्यक्ति की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है, कोई व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके जन्म से ही उसका आकलन होता है और आकलन से ही उसका निर्माण होता है। हम किस प्रकार से समाज को बना रहे हैं, व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से हम रख रहे हैं। यदि परिवार, कहते हैं ना, बच्चे का पहला जो पाठशाला है वो उसकी परिवार है। यदि परिवार से ही बच्चे का संस्कार गलत हो जाएं तो हम क्या ये कह सकते हैं कि समाज को भी एक अच्छा राह दिखेगी? नहीं। जब व्यक्ति का जो निर्माण है, यदि समाज के तौर पर देखा जाए तो वो सही तरीके से होना चाहिए, सही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और यदि मैं बात करूं, ये व्यक्ति के जीवन से ही संपन्न होता है और व्यक्ति के जीवन से ही ये चलता है और व्यक्ति के मरण तक ये चलता है। जिस प्रकार से अधिगम में सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार इसके अंतर्गत व्यक्ति का जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग सदैव बना रहता है। ठीक है। यदि हम अगले दृष्टिकोण की तरफ बढ़ें, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें, स्थूलाकान। अब पिनाक प्रकार क्या होते हैं? पिनाक प्रकार को ये इसके अंतर्गत मोटे व खाने के शौकीय जो लोग होते हैं उनको विकसित प्रकार के कहा जाता है। एथलेटिक इस प्रकार से सुडौल व बलवान शरीर के जो रचनात्मक होता है वो उसके रूप से देखा जाता है, और स्थानिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं वो उसको मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है। अभी तक यहीं पर ही, इससे आगे पूर्व में जो हम अध्याय लाएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है।